रहा है, मतलब आपको मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो चारों तरफ से क्या है, कनेक्टेड है, चारों तरफ से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा इन सारे बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो सारे बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब क्या कि जब हमको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ओके, लेकिन यही अगर हम वाटर को क्या करते हैं, फैला देते हैं फ्लोर पे, तो होगा क्या कि अब देखिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हर एक पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब दो ही लग रहा है। तो जब दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ ब्रेक डाउन करना था और यहाँ बहुत सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करना था, तो जब बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करना था, यहाँ एनर्जी ज्यादा लगेगा, यहाँ एनर्जी क्या होगा, कम लगेगा। तो यहाँ क्या होता है कि ये पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब वेपर के फॉर्म में आ जाते हैं। तो कितने पे हो सकता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, 26 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, 20 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, 15 डिग्री सेल्सियस पे भी आ जाए। क्यों आता है, क्योंकि इनके सरफेस पर फैले होने के कारण सरफेस की जो पार्टिकल्स हैं उनमें मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब जब मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा, तो कम ही टेम्परेचर में ये लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? इस प्रोसेस को, चूंकि यहां भी देखिए ये है लिक्विड स्टेट और ये है वेपर स्टेट, यहां ये देखिए ये लिक्विड स्टेट है और ये क्या है, वेपर स्टेट है, ठीक ना। दोनों में क्या रिलेशन है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये पार्टिकल्स वो चाहे अंदर के हो चाहे सरफेस के हो, सारे के सारे पार्टिकल्स वेपराइज होंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस है कि इसमें केवल सरफेस के पार्टिकल्स वेपराइज होंगे, या उन पार्टिकल्स को, लिक्विड को अगर हम फैला देते हैं सरफेस पर, जितना पतला लेयर होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा हो, उतना ही कम होगा, कम से कम एनर्जी पर पार्टिकल्स वेपर के फॉर्म में आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन और बॉइलिंग बोलते हैं। वेपराइजेशन और बॉइलिंग बोलते हैं। समझ में आ गया? तो वेपराइजेशन का मतलब क्या है, वेपराइजेशन इज द बल्क फेनोमेनन, वेपराइजेशन इज द बल्क फेनोमेनन एंड इवेपोरेशन इज द सरफेस फेनोमेनन। ये सरफेस पर होता है इवेपोरेशन, और वेपराइजेशन जो है वो बल्क में होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स सरफेस के पार्टिकल्स पे कम होते हैं, सरफेस पर, अब आप इसको लिख भी सकते हैं, वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में और कुछ डिफरेंस को अगर हम देखें तो लिख भी सकते हैं। मिटा दें इसको, बोर्ड क्लियर कर दें। ओके, वेपराइजेशन, इवेपोरेशन। यहां देखते हैं हम लोग कि इट इज द बल्क फेनोमेनन, और ये क्या है, इट इज द, नोट करते जाइएगा, सरफेस फेनोमेनन। सर वेपराइजेशन का पूरा नहीं दिख रहा है। मोबाइल को रोटेट करिए,
फुल कीजिए। आप लोग लंबा लंबा क्या क्यों देखते हैं पोर्ट्रेट में? लैंडस्केप में कीजिए। It is the bulk phenomenon. It is the surface phenomenon. It occurs at boiling point of liquid. It occurs at below boiling point of liquid. It occurs at ठीक है, it occurs at constant or fixed temperature. सर वेपराइजेशन का पूरा नहीं दिख रहा है इधर। आप सर मोबाइल कैमरा को थोड़ा रोटेट लेफ्ट करिए। कीजिए। आप मोबाइल को रोटेट कीजिए। यस कैमरा सर थोड़ा कर लेफ्ट लें। कीजिए सर। कैमरा मेरा सही है। आप रोटेट कीजिए, रोटेशन ऑन कीजिए मोबाइल का। हल्का लेफ्ट कीजिए सर। अरे तुम अपना कैमरा को उल्टा करो, मोबाइल को उल्टा करो। सर सही किए हैं। सबको दिख रहा है, हमको मालूम है, क्योंकि हम एक दिन से नहीं देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं और हम खुद डेली चेक करते हैं। आप मोबाइल को रोटेट कीजिए, फुल कीजिए, हाथ में नहीं दिखेगा। इट ऑकर्स एट कांस्टेंट और फिक्स टेम्परेचर। इट ऑकर्स एट एनी टेम्परेचर। It happened due to balanced force of attraction, force of attraction among the particles it happened due to unbalanced force of attraction among the surface particles. It occurs when the vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure. It occurs when the vapor pressure of liquid is
below the atmospheric pressure। नोट कर लीजिए, ये आपका कंप्लीट एक डिफरेंस हो गया वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में। इट इज द बल्क फेनोमेनन, वेपोराइजेशन को बता रहे हैं। इट इज द बल्क फेनोमेनन, इट अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, उसी पे ये बॉयल होना, वेपोराइज होना स्टार्ट होता है। मतलब ये कांस्टेंट टेम्परेचर और फिक्स टेम्परेचर पे होता है। उसके बाद बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बल्क पार्टिकल्स में होते हैं, जो जैसा कि हमने फिगर में देखा था कि अंदर के जो भी पार्टिकल्स होंगे उनके चारों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो इक्वल लगता है। और इसमें क्या है कि हम लोग वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल होगा तो ही ये बॉयल होगा, लेकिन इसमें ये गारंटी नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो या नहीं हो, ये बॉयल होने लगेगा, मतलब वेपर फॉर्म में जाने लगेगा। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है अनबैलेंस्ड होता है, ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है और सरफेस फेनोमेनन है। लिखिए, तो अब यहां से कंसेप्ट इसमें आएगा कि वेपर प्रेशर क्या है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसको हम लोग बताते हैं, देखते हैं कि ये क्या चीज है। लिख लिया सबने? ओके, जल्दी लिखिए, नो किसका आया था? जल्दी लिखिए। इवेपोरेशन का फर्स्ट पॉइंट है, इट इज द सरफेस फेनोमेनन। और जब आप बुक में पढ़ेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये एक टॉपिक ही है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, व्हाई वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन द समर सीजन, ये भी होगा जब आप बुक में पढ़ेंगे। तो इसका रीजन क्या है कि जैसे सिंपल सा बात है कि अभी आप ये देखिए, स्वेटिंग हमको हो रहा है, हमने ये अगर कॉटन का मेरा शर्ट है तो ये क्या करेगा, स्वेटिंग को ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करके मेरे बॉडी से सरफेस पर ला दिया। ठीक से समझिए इस चीज को। ये होगा क्या, कॉटन का क्लॉथ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बॉडी से स्वेटिंग को ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद ये सारे वाटर के जो पार्टिकल्स हैं स्वेटिंग के, वो सब कहाँ आ गए, सरफेस पर आ गए। अब अगर थोड़ा सा भी हवा क्रॉस करेगा तो ये क्या करेगा, ये पार्टिकल्स सराउंडिंग में चला जाएगा। तो जैसे ही गर्म हवा यहाँ से क्रॉस करेगा और उस पार्टिकल्स को लेके चला जाएगा, तो वहां क्या होगा, इसके चलते वो जैसे ही वो गर्मी अपना दे देगा इस सरफेस पार्टिकल्स को, तो सरफेस पार्टिकल्स उसका गर्मी लेके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी जब वो पार्टिकल्स अपना लॉस करेगा, बाहर निकलेगा, साथ साथ लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे हमको ठंडा फील होगा। बात समझ में आया? इसके बाद फिर से ध्यान से सुनिए, कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद अगर एयर पास करेगा तो वो स्वेटिंग वाला जो मॉलिक्यूल्स है वो एयर के साथ ही बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही वो क्रॉस करेगा, अब इसके बाद क्या होगा कि हमको ठंडा फील होने लगेगा। दूसरा एक दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि मटका में पानी रखता है गर्मी के दिनों में, पहले रखा जाता था, अब तो फ्रिज आ गया। तो मटका में जब पानी रखा जाता है तो होता क्या है कि बाकी पानी से वो ठंडा पानी होगा। ऐसा क्यों होता है? तो मटके में छोटा छोटा एक पोर्स होता है,
छेद होता है, उससे क्या होता है ना कि पानी हमेशा बाहर निकल रहा होता है। और वो मटका क्या करता है, उस पोर्स से, छेद से, बहुत छोटा होता है, मतलब जिसको ना बोलते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह लेयर पे पास कर रहा है, एकदम सरद के जो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहां मूव कर रहा है पानी, धीरे 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 सरफेस पर आ जाएगा। अब एयर जैसे ही पास करेगा, गर्म हवा पास करेगा, उस सरफेस वाले पार्टिकल्स को क्या करेगा, वो लेके चला जाएगा अपने साथ। तो जब अपने साथ लेके चला जाएगा तो क्या करेगा कि पार्टिकल्स का जो गर्मी है वो लेके चला गया। अब अंदर क्या होने लगता है, ठंडा फील होने लगता है, जिससे पानी जो है मटका का वो ठंडा हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये एक कंडीशन है कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। कभी भी जब इवेपोरेशन होगा तो वहां कूलिंग होगा। जैसे एक और हम आपको बताते हैं कि आप हाथ में पेट्रोल को ले लीजिए, ठीक, और या पेट्रोल अगर गलती से आपके हाथ पर पड़ रहा है तो आप देखिएगा, फील करिएगा कि कुछ देर बाद वो पेट्रोल तो उड़ जाएगा, क्योंकि बेसिकली पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 50 डिग्री के ज्यादा होता है, 50 डिग्री प्लस होता है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर हमारा उतना है नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन तब भी चूंकि इवेपोरेशन होता है उस पेट्रोल का, तो जैसे ही वो उड़ेगा तो हमको ठंडा फील होता है। बात समझ में आ रहा है? पेट्रोल है या केरोसिन है या डीजल है, केरोसिन और डीजल के साथ तो कम होता है, लेकिन पेट्रोल का चूंकि बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसलिए इवेपोरेशन भी कम ही टेम्परेचर पे उसका हो जाता है। तो आप हाथ में लीजिए, और हाथ में जैसे ही आप लेंगे आपको ठंडा फील होगा। या आपने ये देखा होगा कि एसीटोन वगैरह यूज किया जाता है, जैसे कि नेल पॉलिश में, नेल पॉलिश को आप अपने बॉडी पे जब लगाएंगे वो भी ठंडा फील होगा। दाग लग जाएगा बात अलग है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, ठंडा फील होता है, क्योंकि इवेपोरेशन के कारण होता है। जैसे ही वो पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगा आपके बॉडी से, बॉडी का एनर्जी लेगा, तो बॉडी का एनर्जी हमारा बाहर निकलेगा तो हमको ठंडा फील होगा। जैसे और एक एग्जांपल आपको बताते हैं कैसे ये सब ठंडा फील करने का है। एक एग्जांपल, एक आपसे क्वेश्चन है कि एक आयरन का रॉड आप लेते हैं, लोहा का रॉड, उसको आप धूप में रख दिए, और धूप में रखने के बाद आप जाके उसको छुएंगे तो आपको गर्मी लगेगा, लगेगा बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा, हाथ जल जाएगा। और वही आयरन का रॉड आप ठंडा में बाहर रख दीजिए और फिर उसको आप जाके छुइए तो इतना ज्यादा ठंडा लगेगा कि फिर आप ठंडा से परेशान हो जाइएगा, बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा, लगेगा हाथ बाहर आ गया। ऐसा क्यों होता है, हम जिससे पूछेंगे ना वो बताएगा, जिसको बताना है टेक्स्ट करिए, कौन बता सकता है। क्वेश्चन मेरा फिर से एक बार सुन लीजिए। एक लोहा का रॉड गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्म लगता है और ठंडे के दिनों में बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, ठीक, क्यों? एक बार फिर से कमेंट करिए, हम पूछते हैं जिससे हमको मन करेगा पूछेंगे। आरिफ सिद्दीकी, माइक ऑन कीजिए। आरिफ सिद्दीकी, हो सकता है कि उनका नाम नहीं हो लेकिन उनके इसी नाम से उनका अकाउंट चल रहा है, आरिफ सिद्दीकी, माइक ऑन करके बोलिए। नेक्स्ट, और कौन बताएगा? और कौन बताएगा? माया, माया माइक ऑन कीजिए। माइक क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? हम्म, आप क्वेश्चन बोल रहे हैं।
एक आयरन का रॉड गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्म लगता है और ठंडे के दिनों में बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, क्यों? इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। एक दिन हम क्लास में गए थे तो शायद आपको हमने बताया था, आप लोग जब 8th में थे तब, कि हैंडपंप का जो पानी है वो आप गर्मी के दिनों में पिएंगे उसको तो ठंडा लगेगा, और ठंडा के दिन में पीते हैं तो गर्म लगता है। कोई एक, बीना पांडे, आलिया शकील। सर हाँ बोलिए, आयरन वाला पहले बोलिए। हम्म, क्या हुआ बोलिए। नहीं पता? गुड, कमेंट आप लोग कर रहे हैं। स्नेहा तिवारी, Yes, अभी sir, I can told the answer. बोलिए। सर आयरन जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए वो इजीली हीट को ट्रांसपोर्ट कर देता है। किसी भी गुड कंडक्टर का ये फीचर होता है कि वो अपने से किसी कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिसका अलग अलग टेम्परेचर है, तो वो हमेशा एक दूसरे के टेम्परेचर को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर बाहर का टेम्परेचर आयरन के टेम्परेचर से अगर ज़्यादा होगा तो बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले आयरन खुद को इक्वल करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए वो इजीली मतलब गर्म हो जाएगा। और अगर बाहर का टेम्परेचर कम होगा तब वो खुद को बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले मतलब इक्वल करने की कोशिश करेगा, तो वो इजीली कोल्ड हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ, चलिए माइक अपना म्यूट कर लीजिए। अब इसको समझ लेते हैं कि बात सही है, लेकिन एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू इसको मतलब एक डेटा से समझते हैं। हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा, वो चाहे गर्मी हो, ठंडा हो या बरसात हो, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बात समझ लीजिए, 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये हमेशा रहता है थर्मामीटर में। थर्मामीटर चूंकि आप जो मार्केट में खरीदते हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, और डिग्री सेल्सियस में आप खरीदेंगे तो वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा बताएगा। ठीक, अब हमने क्या किया कि एक आयरन के रॉड को बाहर धूप में छोड़ दिया, और बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 42 या 43 डिग्री सेल्सियस है, तो जाहिर है कि रॉड भी 42 या 43 डिग्री सेल्सियस पर वो गर्म हो गया होगा। और जैसे ही हम उसको जाके पकड़ेंगे तो देखिए सेंस समझिएगा क्या है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उस रॉड का टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। हमारा बॉडी किसका टेम्परेचर ज्यादा है? रॉड का टेम्परेचर ज्यादा है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां से हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, मतलब एनर्जी को अपने अंदर लेना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा हीट का जो फ्लो होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के तरफ ही होता है। ये एनर्जी का एक प्रोसेस है ट्रांसफर होने का। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जैसे ही फ्लो होगा, इसीलिए हमको क्या होता है कि बहुत ज्यादा अचानक से गर्म लगने लगेगा। वही कुछ देर अगर हम पकड़ लेंगे, यानी कि जब एनर्जी उसका हमारे अंदर आ जाएगा तो कुछ देर बाद वो नॉर्मल फील होने लगेगा। वो कुछ टाइम के लिए ही होता है। ठंडे के दिनों में क्या है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर का डिफरेंस है 17 डिग्री सेल्सियस। अब हम जाके उसको पकड़ेंगे, उस रॉड को पकड़ेंगे, तो होगा क्या, हमारे बॉडी से एनर्जी जब बाहर निकलेगा, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो हॉटेस्ट बॉडी है, और जो रॉड है वो क्या हो गया, कूलेस्ट बॉडी है, तो टेम्परेचर का, हीट का ट्रांसफर होगा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा एनर्जी जब उस रॉड में जाएगा तो हमको होगा कूल फील होता है। तो कूल फील होने का क्या कंडीशन है कि जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी से अगर हीट निकलेगा तो हमको कूल फील होगा। इसीलिए इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग होता है कि ये स्वेटिंग, हमारे अंदर से पसीना निकला, अब यहाँ से मॉलिक्यूल्स को जब वो लेके जाएगा तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स पर जो एनर्जी है उसको भी खींच लेगा। तो जब एनर्जी हमारे बॉडी से अगर
स्वेटिंग के थ्रू अगर खींचा जा रहा है तो हमको क्या होगा, कूल फील होने लगता है। इसीलिए कॉटन क्लॉथ्स पहनने के बाद गर्मी के दिनों में भी ठंडा फील होता है और थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स फील करते हैं। बात समझ गए? तो ये है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब हमने एक हैंडपंप का भी एग्जांपल आपको बोला था कि आप इसको देखिए। तो इसका क्या कंडीशन है? इसका कंडीशन ये है कि गर्मी के दिनों में बेसिकली क्या है कि बाहर का टेम्परेचर जो अंदर 20 फीट 25 फीट के नीचे आप जब जाएंगे ग्राउंड के नीचे, तो वहां टेम्परेचर अब कांस्टेंट हो गया, ऊपर के टेम्परेचर से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। अब नीचे का टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स है। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर 42 डिग्री सेल्सियस या 43 डिग्री सेल्सियस है बाहर का, तो अब नीचे का 25 डिग्री सेल्सियस वाला पानी अगर 42 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। लेकिन ठंडा के दिनों में क्या है कि बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, 18 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके रेस्पेक्ट में 25 डिग्री क्या लगेगा, गर्म लगेगा। लेकिन अंदर का पानी जो है, पानी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट है, वो चाहे ठंडा हो, गर्मी हो या बरसात हो। ओके, अब हम लोग समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट को बेसिकली आपने 8th में पढ़ा होगा कि द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस बिकम स्टार्ट बॉइलिंग। जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट होता है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, कह सकते हैं। लेकिन जब हम लोग हायर क्लासेस में जब पढ़ेंगे तो इसको इस तरह से नहीं पढ़ते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं कि कब कोई सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट होता है। ये हमने इसको हीट कर दिया, लकड़ी है, यहाँ वेसल है। आपको ये मालूम है कि आपके ऊपर भी वेपर का प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का प्रेशर हमारे ऊपर भी अभी है। अगर ये प्रेशर नहीं होता तो हमारे नाक से ब्लीडिंग वगैरह होता रहता हमेशा, या वेन वगैरह हमारा फट जाता। तो ऊपर से एक प्रेशर है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक वेदर के चलते या एटमॉस्फेरिक एयर जो है उनके चलते प्रेशर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब यहां से जब हम इसको हीट करेंगे तो ये पार्टिकल्स वेपर के फॉर्म में आएगा। ये पार्टिकल्स वेपर के फॉर्म में जब आएंगे तो प्रेशर क्रिएट करते हैं। कैसे प्रेशर क्रिएट करते हैं? तो एक खुद अपने आप टकराएंगे या कंटेनर के वेसल से, कंटेनर के वाल से टकराएंगे, तो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं। जब इनका प्रेशर, इन पार्टिकल्स का प्रेशर और ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है, ऊपर से प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और नीचे से जो वेपर प्रेशर लग रहा है इसको हमने बोला वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे हम हीट करते जा रहे हैं, जिस टेम्परेचर पे इस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ऊपर से लगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वो टेम्परेचर उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ध्यान से सुनिए, जिस टेम्परेचर पे जब हमने इसको हीट किया तो इससे वेपर बना, वेपर खुद प्रेशर लगा रहा है, पार्टिकल्स या तो अपने आप में कोलाइड होंगे तो प्रेशर लगेगा, या कंटेनर के वाल से टकराएंगे तो प्रेशर लगेगा। तो जो प्रेशर अब ऊपर की तरफ अब ये प्रेशर लगाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है, तो ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर कांस्टेंट हो गया, मतलब इक्वल हो गया। नीचे से भी प्रेशर लग रहा है, ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है, दोनों जिस टेम्परेचर पे जाके इक्वल हो जाएगा, अब सब्सटेंस क्या होने लगेगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन उसके वेपर प्रेशर से है। ओके, मतलब हम इसको डिफाइन करेंगे कि द टेम्परेचर at which the vapor pressure of substance is equal to
एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ध्यान रखिएगा कि जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस का और लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, यानी हमारे ऊपर अभी जितना प्रेशर लग रहा है नीचे से भी वो सब्सटेंस अपने वेपर से उतना प्रेशर लगा देगा तो सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि हिली एरियाज में हम जितना ज्यादा हाइट पर जाएंगे, हाँ, बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन सेट टू बी बॉइलिंग पॉइंट। यस, वही हमने भी लिखा है कि अगर, अब इस कंसेप्ट से एक चीज क्लियर होगा कि आप अगर पहले आपने पढ़ा हुआ है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अब ये हो सकता है कि हाइट के अकॉर्डिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता रहे। कैसे? तो आप अगर हिली एरियाज में जाएंगे, बहुत ऊपर आप पहाड़ वगैरह पे चले गए, तो वहां बहुत जब हाइट पे जाएंगे तो प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो ये प्रेशर अगर कम हो गया तो नीचे से भी आपको कम ही प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे नीचे से कम वेपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, मतलब क्या कि कम ही टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सब्सटेंस का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो जब कम ही टेम्परेचर पे इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। इसका मतलब ये कि हिली एरियाज में, अब बताइए कि अगर आप खाना बनाते हैं तो वो जल्दी बनेगा या लेट से बनेगा? कैसे लेट से बनेगा जी? लेट से बनेगा जब उसका बॉइलिंग पॉइंट घट गया, मतलब अब कम ही टेम्परेचर में, पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे बहुत जल्दी आप लोग पलटी मार गए, तो बहुत जब बॉइलिंग पॉइंट उसका घटेगा, मतलब जहां वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था, अब वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, हाइट पे 70 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, तो आपको कम ही ना हीट देना पड़ेगा, मतलब खाना फास्ट बन जाएगा ना। समझ में आया? तो बॉइलिंग पॉइंट का आपको ये डेफिनेशन याद रखना है। हाँ जी, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट का, कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वही टेम्परेचर उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। वह ना मजेदार कंसेप्ट। अब आज के बाद कभी भी बॉइलिंग पॉइंट को आप वैसे डिफाइन नहीं करेंगे कि जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस बॉइलिंग स्टार्ट करता है। गलत हो गया, वो बच्चा वाला कंसेप्ट था, अब हम आपको बच्चा नहीं समझते हैं। ठीक, कंसेप्ट के मामले में, बॉइलिंग पॉइंट के मामले में अब आप वेपर को भी समझ रहे हैं, वेपर प्रेशर को भी समझ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी समझ रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट को भी समझ रहे हैं। यही कंसेप्ट आपको 11th और 12th में भी पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ठीक, नोट करिए, फिगर बनाइए, मतलब ये कि एट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, फिगर बना लीजिएगा, तब नोट करिएगा। होमवर्क आपका यही है कि अब इससे रिलेटेड जो भी इंटेक्स में क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को बनाइए, साइड बुक को बनाइए, फ्रंट बुक को बनाइए। फ्रंट बुक मतलब एनसीईआरटी आपका फ्रंट बुक हम बोल रहे हैं। तो आप क्वेश्चन बनाइए, जितना इन टॉपिक से क्वेश्चन बना सकते हैं उतना ज्यादा आप क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन पूछिए। आप लोग वेट करिए, जिस दिन मेरा क्लास होता है ना, हमको ये चाहिए कि क्वेश्चन का लाइन लगा दीजिए। क्वेश्चन का लाइन मतलब आप फालतू टाइप का क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पूछिए कि हाँ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कुछ पीछे का क्वेश्चन हो, आगे का अगर टॉपिक है तो आगे का टॉपिक पढ़ाने के बाद वो
क्वेश्चन, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमसे पूछिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम जितना पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़ाई है, पढ़ाई से भी और बहुत ज्यादा आगे है। तो आपके पास क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। अब आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आएगा। आप डिसीजन मत लीजिए कि क्वेश्चन छोटा है या क्वेश्चन बड़ा है। आपके लिए एक छोटा क्वेश्चन हो सकता है, मतलब यो मेरे लिए हो सकता है कि छोटा क्वेश्चन हो, दूसरे के लिए हो सकता है छोटा है, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम है इसका मतलब आपके लिए वो छोटा क्वेश्चन नहीं है। ठीक ना? तो छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आप डिसाइड मत करिए, आपको केवल एक काम है, पढ़िए और पूछिए जितना आप पूछ सकते हैं। अब किसी को कुछ पूछना है, वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये 4 टॉपिक आज आपका क्लियर हुआ, और इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग भी क्लियर हो गया। ठीक, अब हमको लेटेंट हीट वगैरह पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो लेटेंट हीट होगा। लेटेंट हीट के बारे में पढ़ लेंगे, लेटेंट हीट को समझ लेंगे, उसके बाद ये ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? आप लोग पढ़िए और थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िए, क्योंकि मेरा भी क्लास वीक में एक ही लग रहा है, और उसके बाद भी आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो इसका मतलब है कि फॉल्ट आप लोगों में भी है और हम में भी, हम अपने आप को समझेंगे कि मेरे में फॉल्ट है। तो क्वेश्चन पूछिए। गुड, क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो धीरे धीरे लेफ्ट होना स्टार्ट हो जाइए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेटेंट हीट को पढ़ेंगे, ठीक ना? ओके, अब आप लोग लेफ्ट होना स्टार्ट हो जाएं। गुड बाय। नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 9708123041, 9708123041। आप व्हाट्सएप पे अपना कांटेक्ट भेज सकते हैं, नोट्स जो भी आप बना रहे हैं। ओके, आप लोग भी सेफ रहिए, घर पे रहिए, घूमिए मत। जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसको भेजिए, सेंड करिए, हम चेक करते हैं। ओके, गुड बाय। Yes, I am safe. ओके, जब भी क्लास करिए मन को साफ रखिएगा, क्लास में मजा आएगा। गुड बाय। आप लोगों को कुछ पूछना है? ओके।